हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, कैसे हो सारे। आज हम क्या करने वाले हैं, वीएलडीए एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लग रहा है कि पेपर में इस टाइप के कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस एग्ज़ाम। ठीक है, जो 2025 में मैथ्स के क्वेश्चन आए थे बेटा, उसके रिलेवेंट जैसे जैसे क्वेश्चन है, उम्मीद कि इस बार भी पेपर में आएंगे, कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं। ठीक है, ध्यान से इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को एनालाइज करना, क्वेश्चन को खुद एनालाइज करना है ना, कि कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट हो वो चीज़ हमें करनी है कि जो हमारे पेपर में आनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा है ना, 2 अल्फ़ा की वैल्यू √3/2 है, और √3/2 ध्यान से देखो यहाँ पे साइन है तो साइन 60 पे वैल्यू होती है। अब हमें पता है कि साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, बट ये कैंसिल नहीं होता है। 12th के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है, इन्वर्स लग जाता है तो वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे, तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा बेटा 30 डिग्री आ जाएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें साइन 3 अल्फ़ा को फाइंड आउट करना है। ठीक है, साइन ऑफ 3 अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3 अल्फ़ा क्या है बेटा 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है बेटा कि यही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले, लेकिन ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है ना। जैसे साइन 3 अल्फ़ा है, वो कोस 3 अल्फ़ा पूछ ले, ठीक है, वो आपसे कोस tan 2 अल्फ़ा पूछ ले, मतलब ये चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही हर जो मेन मुझे लगा कि हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने वही क्वेश्चन पिक किए हैं। ठीक है, जैसे कि ये है मीडियन और मोड। ठीक है, मीडियन और मोड हमें क्या दिया हुआ है बेटा, हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मीन मोड मीडियन चैप्टर के अंदर क्या होता है कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन होती है ना। कौन सी रिलेशन होती है, ये वाली रिलेशन, जैसे कि 3 मीडियन क्या होती है बेटा, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन इज इक्वल टू मोड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन होती है एक, जो यूं मान के चलो कि एग्जाम में आती ही आती है। ठीक है, अब इसके कोरोस्पॉन्डिंग बेटा मीडियन की वैल्यू आप लोगों को क्या दे रखी है, मीडियन आप लोगों को दिया हुआ है 25.2। ठीक है, और मोड आप लोगों को क्या गिवन है बेटा 26.1 गिवन है। आप लोगों को क्या चाहिए, मीन पूछा हुआ है ना, इस रिलेशन के अंदर पुट कर देते हैं। 3 मीडियन मीन्स 25.2। ठीक है, अब मोड को इधर लाते हैं, मीडियन मोड को इधर लेके आते हैं और मीन को दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो मोड क्या आएगा बेटा 26.1 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ मीन हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगी, 3 2 ज़ा 6, 0.35 ज़ा 15, और 3 2 ज़ा 6 और 1 7 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 25, पहले क्या है मीडियन है ना। ठीक है, 25.2, एक सेकेंड, क्या करोगे 25.2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, हाँ यही हो गया। ठीक है, माइनस में क्या हो गया बेटा 26.1, अब माइनस करो 5, ठीक है 9, और यहाँ से 49 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ मीन। मैंने दोबारा इसीलिए करके देखा ताकि मिस्टेक ना हो। अब ये 2 से इसको कट करो, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है 2 7 ज़ा और 5 ज़ा, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, मीन की वैल्यू आ गई 24.75। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस रिलेशन से पेपर में अगर मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन बनता है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। सिर्फ इस चैप्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही आइडेंटिटी है, और मुझे ये लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के अंदर क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर। जैसे कि हमारे पास ये एक फिगर होती है जिसमें मान लो कि ये एक टॉवर है, क्या है ये टॉवर है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो शेडो बनती है आपको पता है ये वाली शेडो होती है।
ठीक है, कोई भी फिगर हो उसकी शेडो इधर ही बनती है ना। अब वो कह रहे हैं कि जो लेंथ है शेडो की वो √3 टाइम्स है किसके, हाइट के। मतलब जो लेंथ है शेडो की वो √3 टाइम्स है किसके, उसकी हाइट के। ठीक है, अब इसको मान लो मैंने सपोज कर लिया इसकी हाइट है और ये शेडो क्या हो जाएगी बेटा, √3h हो जाएगी। इसको मैंने लेट कर लिया कि एंगल थीटा है। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को तो एल्टीट्यूड ऑफ द सन चाहिए, कि मतलब कि हमारे पास जो सन है उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, मीन्स हमें एंगल चाहिए। आप लोगों को क्लियरली पता होगा कि P/B करते हैं तो वो tan ऑफ थीटा होता है। ध्यान से देखो, ये P है, P का मतलब ये H है और B की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3h है ना। अब H डिवाइड्स बाई √3h इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। कट हो गया, tan की वैल्यू 1/√3 किस पे होती है बेटा, 30 डिग्री पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री की जो सन है वो कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। इतना क्लियर है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये भी हमारा जो चैप्टर है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसके अंदर भी क्या होता है, चाहे बोर्ड्स एग्जाम्स हो क्या हो, उसके अंदर इसका क्वेश्चन आना ही आना है, 100% श्योर होता है। ठीक है, इक्वल रूट के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता ही आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो कहता है कि इसके रूट्स रियल और इक्वल होने चाहिए, है ना। रियल और इक्वल आप सबको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो कि क्या होता है, b² - 4ac होता है ना। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो जो इसके रूट्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, और अगर d लेस देन 0 है तो इसके रूट्स क्या होते हैं बेटा, लेस देन 0 होता है तो इसके रूट क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, है ना। और अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। ठीक है, अब बात किसकी आ रही है कि रूट्स क्या हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट, पहले तो इक्वेशन देखो क्या लिख रखी है, ये लिख रखी है। अब वो कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 करो, डिस्क्रिमिनेंट को 0, इसका मतलब है b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0 रखना है। तो ये किसकी वैल्यू है बेटा, a की, ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, b की, और ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, c की। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि छोटा छोटा जो बेसिक्स है अगर आप इसके लिए पढ़ रहे हो तो आपको आना चाहिए और आता भी होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो b की वैल्यू क्या है बेटा, -k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है, √3 × 2√3, k² - 4 2 = 8, 8 3 = 24। ठीक है, k² इज इक्वल टू 24, k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लस माइनस में 24 आ जाएगी। ये आंसर है हमारा। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, जो जिनसे ये लग रहा है, ये उम्मीद है कि पेपर में क्वेश्चन बनेगा, मैंने जस्ट वही पिक किए। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर दिस एंड दिस। द पोलिनोमियल क्या होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है बनाने का, x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x² - सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है बेटा, -1/3, कितना दिया हुआ है, -1/3, प्लस प्रोडक्ट क्या है, 2 है। अब इसको देखो, x² - प्लस 1/3 x प्लस 2 होता है। अब अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, पहले तो ऑप्शन में ये देखो कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा भाई। यहाँ पे -2 है, अगर मैं यहाँ पे +2 लगा देती हूँ तो मेरा ये आंसर हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँ बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 3x² प्लस x प्लस 3 2 = 6। इन दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन अगर पेपर में है तो वो आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आई थिंक इसके आंसर्स जो हैं बेटा वो शायद गलत हैं। ठीक है, तो इसका अगर चलो इसको प्लस कर देते हैं यहाँ पे, इसका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ जी, इसके रूट्स बताने हैं। इसका इजी वे क्या होगा रूट्स बताने का? क्या होगा भाई इसका इजी वे? देखो ध्यान से देखो इस चीज को, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है भाई इसके अंदर? ये देखो, द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स चाहिए। 4x² माइनस ऑफ a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 4x² इज इक्वल टू a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x² इज इक्वल्स टू a माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड्स बाई 4 हो गया। क्लियर है? अब ये जो 4 है इसको मैं 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ, है ना बेटा। अब ध्यान से देखो, जब हम इस चीज में किसी का भी रूट करते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस आता है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है इन दोनों का रूट है, तो रूट से मतलब स्क्वायरिंग से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आने वाली है बेटा वो क्या आने वाली है? प्लस माइनस में 1, a माइनस 1 बाई में 2। अब इसका ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है? ये कर रहा है ना, a माइनस 1 बाई 2, और आगे माइनस लग जाएगा a माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है भाई? समझ आ गया सबको? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर PT इज द टेंजेंट टू द सर्कल। PT एक टेंजेंट है सर्कल का। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो क्या है? 2 है, एंड रेडियस क्या है बेटा? R है, और POT क्या है? 45 डिग्री है। हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। किसकी लेंथ चाहिए? OP की लेंथ चाहिए। ठीक है, अब इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या कॉन्सेप्ट होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बिना आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर होता है। मतलब अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट लेती हूँ बेटा, ये मैंने एक्सटर्नल पॉइंट P ले लिया। जब इस एक्सटर्नल पॉइंट P से क्या करते हैं, हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इसको A मान लो, इसको B मान लो। तो आप लोगों ने ये सीखा होगा कि PA इज इक्वल टू PB होता है, क्योंकि ये क्या होती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है ना। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होती हैं ये क्या होती हैं भाई? बराबर होती हैं अपने आप में। अब फिर एक चीज और करी थी कि ये वाला जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है ना, और ये हमारे पास ये वाली लाइन होती है। अब इस पे पाइथागोरस लग जाता है। अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो ये ऐसे बन रहा है, ए ये है, ये सेंटर है, ये P है, तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर इसने OP ही पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, ये देखो, अगर अपन इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं बेटा, जो ये T है, देखो ये वाली चीज 90 डिग्री है, मतलब T पे 90 डिग्री दिखा रही है। ठीक है, और अब यहाँ पे ये मेरे पास P है, इसको P बना लो, इसको O बना लो। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान से देखो, OT की वैल्यू क्या है बेटा? ये जो OT है मेरे पास, इस ये वाला एंगल कितना है? 45। 45 एंगल किसके साथ है? TO और OP के साथ, TO और OP के साथ। ठीक है भाई? ठीक है, अब उसने क्या पूछा है? इस OP की लेंथ पूछी है। और OT ये क्या है हमारे पास? ये तो इसके कोरेस्पोंडिंग OT, T को यहीं लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, T को क्या लेना पड़ेगा? एक सेकेंड, क्या कहना चाह रहा है ये? T यहाँ पे है, O यहाँ पे है। ठीक है, ये बेस हो जाएगा, TP बेस हो जाएगा, कुछ भी ले लो यार, ये O हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये T, ऐसे ले लो, कोई चक्कर नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये रेडियस है, ये हमारे पास क्या है? हाइपोटेनियस है। ये इसके कोरेस्पोंडिंग परपेंडिकुलर हो गया, ये इसके कोरेस्पोंडिंग बेस हो गया। आप लोग यहीं से समझो, इसको छोड़ो। अब ये P है,
ठीक है, ये हाइपोटेनियस है। P बाई एच क्या होता है बेटा? साइन 45 होता है। अब P की वैल्यू क्या है? R, और H की वैल्यू क्या है? OP, और साइन 45 क्या होता है? 1/√2। आप लोगों को क्या चाहिए? OP की लेंथ चाहिए। क्या आएगी बेटा? √2 R आएगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? √2 R हो जाएगा। क्लियर है? ये जो फिगर वाले क्वेश्चन हैं, चांसेस है कि सर्कल चैप्टर में से यहाँ से भी, यहाँ पे तो बेटा आप लोगों को क्या करना था? एंगल फाइंड आउट करना था। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस से लिंक्ड भी क्वेश्चन बन सकता है। उसमें हम पाइथागोरस की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो कि क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 कॉइन्स को टॉस कर दिया। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसके अंदर 1 हेड होता है। अभी एक कॉन्सेप्ट ये होता है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले तो कि कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है आने की, है ना। जनरली हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स होता है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और टोटल कितनी उसकी आउटकम्स है, यही होता है। ठीक है, अब ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती थी। अब इसके केसेस बेटा देखो, प्रोबेबिलिटी के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा, देखो एक तो कॉइन्स का कॉन्सेप्ट है, एक कार्ड्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसके अलावा डाइस आ सकता है, एक डाई को थ्रो करो, 2 डाइस को थ्रो करो, है ना। या फिर क्या आ सकता है कि जैसे नंबर सिस्टम पे कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट दे दी होगी, जैसे 0 से 10 हो गया, है ना। परफेक्ट स्क्वायर बताओ। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से ये लगता है कि हर बार पेपर में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब जैसे ये 3 कॉइन्स वाला मैंने पिक किया है ना, सबसे पहले तो आपको कॉइन्स का फंडा पता होना चाहिए। कॉइन्स के लिए क्या होता है बेटा, जब एक बार आप एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसके अंदर 2 ही पॉसिबिलिटी आ सकती है, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो इसका जो सैंपल स्पेस बनता है बेटा वो 2 होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, अगर मैं 2 कॉइन को थ्रो करूं, मान लिया पहले पे तो हेड आया ही हुआ है, एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा। अगर फिर से मैंने इसको थ्रो किया तो टेल तो फिक्स ही है, हेड आएगा टेल आएगा। ये सैंपल स्पेस किसका है बेटा? 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस है। समझ में आता है? ठीक है, जिसके अंदर 4 केसेस होते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को 3 कॉइन्स को थ्रो करना है, ठीक है, 3 कॉइन को, तो इसके 2 केसेस आगे और बन जाएंगे, है ना। एक बार हेड आ गया एक बार टेल आ गया। अगर इस चीज को लेते हैं तो हेड टेल, यहाँ पे हेड आएगा यहाँ पे टेल आएगा। अगर इस चीज को लेते हैं बेटा तो टेल हेड तो फिक्स ही है हमारे पास, एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा। अगर इस चीज को लूँ तो टेल हेड और टेल। मतलब ये 8 केसेस जो बनेंगे मेरे पास, ये पूरा सैंपल स्पेस है किसका? जब मैं 3 कॉइन्स को थ्रो करती हूँ। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है आपसे? एग्जैक्टली 1 हेड। अब इन चारों में देखो एक हेड किस में है? इसमें तो 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, एक ये केस बच गया। एक हेड चाहिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने ऐसे केसेस बन रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक हेड है, तो वो 3 के अंदर है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8 है। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। क्लियर है भाई? बेटा क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे एक हेड की बात हो रही थी, ठीक है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक टेल की वैल्यू बता दो, है ना। एक टेल में वो ये भी पूछ सकता है कि 2 हेड हो और एक टेल हो, उसके कितने केसेस हैं, पहले उसके केसेस को नोट करोगे, डिवाइड बाय टोटल कर दोगे, है ना। जैसे कि अभी मैं ये बोल रही हूँ कि 2 टेल का बताओ, तो 2 टेल किस में है? इसमें है, इसमें है और इसमें है, ये सेम ही हो गया। 2 हेड की बात करें तो ये रहा और ये रहा और ये रहा, 3 केसेस के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, हर बार प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को ऐसे ही टैकल करना है। पहले क्या करोगे, उसकी पॉसिबिलिटीज देख लोगे कि कहाँ कहाँ आ रही है, उनको काउंट करो, डिवाइड बाय जितने उसके नंबर्स दे रखे हैं वो चीज़ लेनी होती है। क्लियर है भाई?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने बोला कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स किस किस के बीच में, 12 और 250 के बीच में। बेटा बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन का मतलब है कि इन दोनों के बीच में। मोस्टली कंफ्यूजन ये होती है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं 12 और 250 इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन नहीं, उसने क्या बोला हुआ है, उसने बिटवीन की बात कर रखी है। ठीक है, तो 12 और 250 इनको छोड़ के, इनको नहीं लेना साथ में। अब अगर इनको साथ में हमने नहीं लेना है तो हमें 4 के मल्टीपल देखने हैं जो 4 की टेबल पे जाते हैं। ठीक है, अब 4 की टेबल पे 12 के बाद क्या आता है, 16 आता है, फिर 20 आता है, और लास्ट लिमिट देखें तो 248 आता है। ये हमारा क्वेश्चन अब किस टाइप का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, उस टॉपिक से उठाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये ए की वैल्यू होती है, एक सेकेंड, यहाँ पे 16 है, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है लास्ट लिमिट होती है ना। और डी की वैल्यू क्या है बेटा, a2 माइनस a1 जब करते हैं तो वो क्या होता है, डी होता है। तो डी कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा, क्योंकि ये a2 है, ये a1 है ना। 20 में से 16 को माइनस करूंगी तो एक 4 ही आने वाला है। ठीक है, अब ये डी हो गया। उसने बोला कि कितने ऐसे मल्टीपल हैं, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू मतलब उसने ये बोला कि कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं जो 4 की टेबल पे जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, 4 की टेबल पे जाने वाले मल्टीपल्स। अब a की वैल्यू 16 है, d की वैल्यू 4 है, an की वैल्यू ये है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, a की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू देखो 248, a की वैल्यू क्या थी 16 थी, n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है बेटा 4 है। इधर से इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा 232 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको कट करो, है ना, ये हमारे पास n माइनस 1, इसको इधर ऐड कर देते हैं तो 58 प्लस 1 इज इक्वल टू n, कितना हो गया बेटा 59। ठीक है, ये हमारे पास 59 मल्टीपल्स ऐसे हैं 4 के जो 12 और 250 के बीच में आते हैं। ठीक है, अगर इसके साथ एक और क्वेश्चन को ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, मैं ये पूछूं कि जितने इसके मल्टीपल्स हैं बेटा उन सब का सम बता दो, एसएन बता दो कि क्या होगा, है ना। आप सबको पता होना चाहिए एसएन का फॉर्मूला। एसएन क्या होता है, एसएन क्या होता है कि जो टर्म्स है ना हमारी, जैसे इसके अंदर टोटल 59 टर्म्स आई हैं, इन 59 टर्म्स को ऐड करके वैल्यू बताओ कि क्या आने वाली है। ठीक है, अब एसएन क्या होता है, n/2 a प्लस an भी होता है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होता है। अब मैं ये लगा रही हूँ, n की वैल्यू कितने मिल गई मेरे को 59/2, a प्लस an कितना है बेटा, a की वैल्यू कितनी है 16 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 248, ऐड कर दो इसको, 266 इंटू 59/2, काट दो इसको, कितना आएगा 132 को 59 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन मोल्ड हो सकता है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि हमें उसको कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आता होगा ना तो पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हो जाता है फिर। अब ये देखो, कोट स्क्वायर 30 और सेकेंड स्क्वायर 30, सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। टेबल जो होती है बेटा वहाँ से आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो टेबल से आप लोगों को क्या होना चाहिए, इन सब की वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए, जैसे साइन 30, कोस 30, tan 60, है ना, ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। जैसे कोट 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है √3। ठीक है, और सेकेंड 60, सेकेंड क्या होता है बेटा, कोस का उल्टा होता है, और सेकेंड 60 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं 1/3 कोट स्क्वायर 30, मतलब मेरे को इसकी स्क्वायरिंग करनी है माइनस 1/2। अब सेकेंड स्क्वायर 60 क्या होता है बेटा 2 का स्क्वायर, है ना, ये 1/3 इंटू 3। ठीक है, कट हो गया, यहाँ से ये कितना आ गया 1/2 इंटू 4, काट दिया इसको 2, ये क्या है हमारे पास 1 - 2, आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा।
क्लियर है भाई? ये चीज़ है बेटा, इनको अच्छे से पहले लर्न करोगे इनकी वैल्यूज़ को, फिर ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है बेटा, देखो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है। अब कोई भी, जैसे मान लो कि मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, मान लो कि हमने कोई भी ग्राफ बनाया, अगर बेटा मैं ऐसे लाइन बनाती हूँ, ये लाइन क्या होती है मेरे पास, है ना, ये यहाँ पे मान लो कि 2 है, तो मैं क्या ये नहीं लिखती कि ये वाली लाइन मेरे पास जो है वो y इज इक्वल टू 2 है, लेकिन ये पैरेलल है x एक्सिस के, है ना? अगर बेटा मैं ये एक और लाइन बना दूं तो y इज इक्वल टू क्या 4 लिख दूं। ध्यान से देखो इनको, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, दोनों लाइंस क्या हैं बेटा, आपस में पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल का सिंबल है और पैरेलल ही लिख लो, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो आगे वाला पोर्शन है वो दोनों क्या है बेटा, सेम है, ठीक है? अब यही कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल लाइंस के अंदर। हमारे पास सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है? अब 2x माइनस ऑफ 6y इज इक्वल टू 7 है। अब माइनस 6y इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस 2x प्लस का 7। अब 6y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2/6x माइनस 7/6 आएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/3x माइनस में 7/6। अब इसके पैरेलल लाइन चाहिए, क्या चाहिए, इसके पैरेलल लाइन चाहिए। ध्यान से देखो कि कौन सी चारों ऑप्शन में इक्वेशन है जो इसके साथ मैच कर रही है। y इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे बेटा जो m होता है ना वो स्लोप होता है, ठीक है, और जो c होता है वो कांस्टेंट होता है। अब वो क्या कह रहा है कि पैरेलल लाइंस बतानी है। जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसके अंदर जो स्लोप होता है बेटा वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है? अब इनके अंदर देखो y इज इक्वल्स टू mx, ये m है, m इसके इक्वल है नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अगर इस क्वेश्चन को देखते हो तो 2x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6y। अब माइनस 6 से डिवाइड कर दो, माइनस 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ से करोगे माइनस 1/3x आएगा, तो स्लोप की वैल्यू -3, ये भी कट गया। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे बेटा, इस चीज सी वाले पार्ट को देखो, 3y इज इक्वल टू x माइनस 7। अब y को ले आओ, 1/3x माइनस 7/3। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, y इज इक्वल्स टू mx, ये दोनों सेम है लेकिन ये कांस्टेंट अलग है, ये दोनों सेम है कांस्टेंट अलग है, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। पैरेलल लाइंस वही होती हैं जिसके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं, और बस डिफरेंस किस चीज़ का होता है बेटा, डिफरेंस होता है कांस्टेंट टर्म का। अब ये तो जो क्वेश्चन था वो थोड़ा टिपिकल चला गया। अब फॉर एग्जांपल अगर पैरेलल लाइंस की बात करनी है, अगर इजी वे में बताऊं बेटा, तो 2x प्लस 3y एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है। मैं बोल रही हूँ कि इसके पैरेलल दूसरी लाइन चाहिए, तो इसके पैरेलल अगर अपने को लाइन चाहिए तो ये यहाँ तक हमेशा सेम होगी, ठीक है, यहाँ वाले में डिफरेंस आ जाएगा, बस ये डिफरेंट होंगे तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब समझ में आया होगा आई थिंक आप लोगों को, है ना, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उठाया गया बेटा बीपीटी के ऊपर। बीपीटी क्या होती है, हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किसके अंदर है, ट्रायंगल चैप्टर के अंदर, ठीक है? उसके अंदर क्या कह रहा था, जो बीपीटी होती थी वो क्या होती थी बेटा, कि हमारे पास क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है? अगर कोई भी लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट मैंने E मान लिया और इसके ऊपर मैंने पॉइंट F मान लिया, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, इसको AE बाय में EB इज इक्वल टू AF बाय में FC इस रेशो में डिवाइड करते हैं, ठीक है? और जो लाइन EF होती है वो पैरेलल होती है किसके, BC के। हमने क्या किया था, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने इसकी पूरी थ्योरम का प्रूफ भी किया था, 10th में आप लोगों ने किया होगा। इसका कन्वर्स पार्ट भी किया था कि अगर रेशो गिवन है तो पैरेलल बताओ, अगर पैरेलल दे रखी है तो रेशो बताओ, है ना? उसके ऊपर क्वेश्चन बेटा। अब कॉम्पिटिटिव के अंदर हमारे पास ये चीज़ें प्रूफ करने वाली नहीं आती, लेकिन उन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं।
हैं, जैसे कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है ना। तो इसके अंदर हम ये कर सकते हैं डी ए डिवाइड्स बाई ए ई इज इक्वल्स टू ए बी डी बी डिवाइड्स बाई बी एफ हो जाएगा, है ना। अब इसके अंदर क्या है बेटा, ध्यान से, ये जो डी ए है वो क्या है 2x है डिवाइड बाई 3x प्लस 1 है इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 2x माइनस 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहली बात x से x तो कैंसिल हो गया, अब क्रॉस कर देते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 2x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ठीक है, इसको करोगे तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। यहाँ से इसको करेंगे तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। क्लियर है भाई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड बेटा, जो हमने यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, हमने x से x को कट भी तो किया है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होने वाली है 0 होने वाली है ना। एक वैल्यू तो हमारे पास क्या आ रखी है 2 आ रखी है, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0 भी तो आएगी। तो आंसर क्या होना चाहिए, ए पार्ट नहीं होना चाहिए हमारे पास, है ना। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो बेटा ये जो थे थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो हमने क्या किया, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी हमने वो सारी इसके अंदर क्या की है, कोशिश की है कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि पेपर में क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे और किस हिसाब से आएंगे। ठीक है, चलो इस चीज़ को करना, थोड़ा कोशिश करना। ठीक है बेटा, ओके।